Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 3rd, an army across 3 continents. Now come to the page number 61, second paragraph. To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the 3 main players in the political history of the empire. The success of individual emperors depended on their control of the army, and when the armies were divided, the result usually was civil war. इन द सम अप, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इस एम्परर की, इसमें 3 मेन प्लेयर थे, जिसमें से एम्परर यानी सम्राट, अरिस्टोक्रेसी जिसमें सीनेट है, और थर्ड आर्मी। इन तीनों पे डिपेंड थी वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसी तरह प्रत्येक शासक जो भी वहाँ पर था, सम्राट था, उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती थी कि आर्मी उसके कितने कंट्रोल में है। अगर आर्मी उसके कंट्रोल में है तो पूरा साम्राज्य उसके कंट्रोल में होता था। अगर आर्मी डिवाइड हो जाती थी सम्राट और जो सीनेट है उसके बीच में, तो वहाँ का जो रिजल्ट होता था वह सिविल वॉर होता था। नाउ हियर इज द टर्म सिविल वॉर। इट मीन्स सिविल वॉर रेफर्स टू आर्म स्ट्रगल फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री इन कंट्रास्ट टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो गृह युद्ध, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध जिसे दूसरे देशों के मुकाबले खुद के ही देश में होता है, जहाँ आर्म्ड स्ट्रगल होता है, सशस्त्र संघर्ष होता है, जिसमें सत्ता या जो शासन है उस पर कंट्रोल करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर व्हेन 4 एम्परर्स mounted the throne in quick succession, the first 2 centuries were on the whole free from civil war and in this sense relative stable. Succession of the throne was based on, as far as possible, for family descent, either natural or adoptive, and even the army was strongly wedded to this principle. For example, Tiberius, the second of the long line of Roman emperors, was not the natural son of Augustus, the ruler who founded the Principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. यहाँ पर अगर एक वर्ष को छोड़ दिया जाए जो कि 69 सेंचुरी था, ईस्वी सन था, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो समय है वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। उसमें कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ था 2 सेंचुरीज में, इसके अलावा कि उस वर्ष की वहाँ पर इन 2 सेंचुरीज में 4 या नए सक्सेसर्स आए थे, 4 सम्राट आए थे जिनके समय में कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ था। और इसी के साथ जो सक्सेशन होता था, राजगद्दी के पे, सिंहासन पे जो अधिकार होता था, वो उसका एक नियम था कि जो किंग है उसी की फैमिली से, उसी के बाद उसका पुत्र ही सम्राट बनता था, भले ही वो नेचुरल हो, उसका खुद का हो, या फिर अडॉप्टेड हो। इसी तरह का एक उदाहरण है टिबेरियस का, जो कि अगस्टस का पुत्र था। वो उसका अगस्टस का खुद का पुत्र नहीं था, अगस्टस ने उसे अडॉप्ट किया था। तो इस तरह से जो उत्तराधिकार का नियम था वहाँ पर वो यही था कि राजवंश से ही चुने जाते थे सम्राट, और भले ही इसके लिए ज़रूरी नहीं होता था कि वो खुद का हो, नेचुरल सन हो, या फिर अडॉप्टेड हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता था। तो इसी तरह से टिबेरियस का उदाहरण दिया हुआ है, जो कि अगस्टस का अडॉप्टेड सन था, और अगस्टस वही है जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। तो अपना जो उत्तराधिकारी है वो आगे भी चलता रहे, इसके लिए उसने अपने टिबेरियस पुत्र को राजगद्दी मिले, इसके लिए टिबेरियस का उदाहरण लिया है। Now next, external warfare was also much less common in the first 2 centuries. The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that future expansion was felt to be unnecessary. In fact, the Augustus is remembered for the peace it ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. The only major campaign of expansion in the early empire was Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates in the year 113 to 17 CE.
abandoned by his successors. अगर स्टार्टिंग की या फर्स्ट 2 सेंचुरी में देखा जाए तो दूसरे देशों के साथ में युद्ध नहीं हुए थे, कॉमन नहीं थे उस समय में, क्योंकि जो अगस्टस ने तिबेरियस को दिया था साम्राज्य वो पहले से ही इतना लंबा चौड़ा था कि इससे और भी विस्तार करना उसको अननेसेसरी लगा था। तो और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो अगस्टस एज है उसे बहुत ही पीसफुल टाइम के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये जो शांति मिली थी या पीस मिली थी वो दशकों के डिकेड्स के स्ट्राइफ और जो मिलिट्री थी उसके कॉन्क्वेस्ट से ही मिली थी। इसीलिए जो अगस्टस का टाइम था वो बहुत ही पीसफुल टाइम माना जाता है। और इसके बाद में एक किंग हुआ था ट्राजन, उसका जो टाइम पीरियड है 113 to 17 ईस्वी सन में, उसके द्वारा उसी ने इस सैनिक या अभियान चलाया था जो कि जो यूफ्रेटिस नदी है उसके बाहर के उसके क्रॉस करके दूसरे क्षेत्रों पर उसने यूफ्रेटिस को क्रॉस करके दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार किया था। लेकिन उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने उन प्रदेशों को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। नाउ नेक्स्ट, much more characteristics was the gradual extension of Roman direct rule. This was accomplished by absorbing a whole series of dependent kingdoms into Roman provincial territory. The Near East was full of such kingdoms, but by the early 2nd century, those which lay west of the Euphrates towards Roman territory had disappeared, swallowed up by Rome. Incidentally, some of these kingdoms were extremely wealthy. For example, Herod's kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to over 1,25,000 kilograms of gold. The denarii was a Roman silver coin containing about 4.5 grams of pure silver. इस समय की जो विशेष उपलब्धि यह है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो रोमन साम्राज्य है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन के रूप में काफ़ी इसका विस्तार हुआ था। और इसके लिए जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे उन राज्यों को रोम के प्रोविंसेस जो टेरिटरीज थी उसके क्षेत्र में मिला लिया गया था। और द नियर ईस्ट में इस तरह के काफ़ी सारे राज्य से भरा हुआ था। लेकिन जो दूसरी शताब्दी थी उसके स्टार्टिंग में जो फरात नदी के पश्चिम में थे राज्य, उन्हें भी रोम के द्वारा सॉल्व कर लिया गया था, उनको अपने राज्य में मिला लिया गया था। और अगर देखा जाए तो राज्य जो थे दूसरे वो बहुत ही समृद्ध थे, क्योंकि एक एग्जाम्पल लिया है हेरोड किंगडम का जिसमें एवरी ईयर 5.4 मिलियन जो दिनारीज है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी आमदनी होती थी इतनी। और जो दिनारीज है उसमें रोम का एक सिल्वर कॉइन था और उसमें लगभग 4.5 ग्राम के लगभग प्योर चांदी होती थी, शुद्ध सिल्वर में प्योर सिल्वर उसमें होता था। हियर इज द टर्म द नियर ईस्ट। इट मीन्स the Near East formed the perspective of someone who lived in the Roman Mediterranean. This refers to all the territory east of the Mediterranean, chiefly the Roman provinces of Syria, Philistine and Mesopotamia, and in a looser sense the surrounding territories, for example Arabia. जो नियर ईस्ट से मतलब है कि जो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं उनकी अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मतलब है कि भूमध्य सागर जो है यानी मेडिटेरेनियन सी है उसके इलाके का जो सीरिया है या फिलिस्तीन है या मेसोपोटामिया के जो प्रांत हैं वो, और अगर लूजली इसको देखें लूजर अर्थ में या कि मोटे तौर पर इसको देखें तो जो अरब क्षेत्र की अरबिया है उसके आसपास का जो क्षेत्र है जो टेरिटरीज है उसका मतलब उन्हें कहा जाता था द नियर ईस्ट।
and the such kingdom of the nearest, it means these were local kingdoms that were client of Rome. Their rulers could be relied on the use their forces in support of Rome, and in return Rome allowed them to exist. यानी ये स्थानीय राज्य थे जो कि रोम के अधिकार में थे, उनके क्लाइंट थे, तो रोम कोई पूरा विश्वास था या भरोसा था कि वो लोग अपनी सेनाओं का प्रयोग जो है या वो उनके रोम को सपोर्ट करने के लिए अपनी फोर्सेस का यूज़ करेंगे, और इनके बदले में रोम ने उनके अस्तित्व को या उनके स्वतंत्र राज्य को एक तरह से स्वीकार किया था. नाउ नेक्स्ट, in fact, except for Italy, which was not considered a province in this century, all the territories of the empire were organized into provinces and subject of taxation. At this back in the 2nd century, the Roman Empire stretched from Scotland to the borders of Armenia, and from the Sahara to the Euphrates, and sometimes beyond. Given that there was no government in the modern sense to help them to run things, you may well ask, how was it possible for the emperor to cope with the control and administration of such a vast and diverse set of territories with a population of some 60 millions in the middle 2nd century? The answer lies in the urbanization of the empire. उन सेंचुरीज़ में जब जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, और उस समय में इटली को प्रांत नहीं माना जाता था. बाकी जो साम्राज्य था उसमें प्रांत में या उनको प्रोविंसेस में डिवाइड करके उनसे टैक्स वसूला जाता था, टैक्सेशन किया जाता था. और जब दूसरी जो 2nd सेंचुरी थी उसमें रोम या इटली जब अब काफ़ी डेवलप हो गया, काफ़ी बहुत अच्छा साम्राज्य स्थापित हो गया था, उस समय में जो उसकी बॉर्डर्स थे वो स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया तक की, और सहारा डेजर्ट से लेकर जो यूफ्रेटिस है नदी उसके और उसके भी थोड़ा आगे तक फैला हुआ था. तो उन दिनों में जो शासन व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए या उसको संभालने के लिए आज जैसी कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं थी. तो फिर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था, इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ था, तो उस पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका, किस तरह से उसमें ध्यान रखा जाता था उसका, तो ये कैसे पॉसिबल होता था. तो जिसकी आबादी या जो पॉपुलेशन है उस समय में 60 मिलियन के लगभग हो गई थी. तो इसका सीधा सा आंसर था कि उस समय अर्बनाइजेशन का अपना के या अर्बनाइजेशन की वजह से ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था इस पूरे एम्पायर का.